हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही, उन सब पे आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ दैनिक भास्कर और आकाशवाणी के जो इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं वो आपके परीक्षा के लिए यहाँ पर लाया जाता है। और ये देखा जाए तो ये क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखा जाए तो 10 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा सितंबर महीने के पैकेज का। उस सितंबर महीने के पैकेज पे आप क्लिक करके हमारा जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मासिक पैकेज में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आपको डेली वीडियो क्लास मिलती है। ठीक है, प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास मिलता है शाम को 7:30 बजे। देखा जाए तो प्रतिदिन आपको क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में डेली आपको पीडीएफ शेयर की जाती है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और देखा जाए तो 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर डेली होता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें तो हम करते हैं डेली बेसिस पर, ये डेली बेसिस पर किया जाता है। और साथ ही साथ मासिक क्या करते हैं हम लोग, जो मंथली पैकेज है तो इसमें देखा जाए मासिक रूप से क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरे महीने का जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग होती है, यानी कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है और कंटेंट दोनों में सेम होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है यहाँ पर महीने के एंड में, जो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पूरे महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसकी जो मासिक वीडियो आती है, उस मासिक वीडियो को यहाँ पर कवर किया जाता है। मासिक पीडीएफ जो होती है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है इसी पैकेज में। और इस पैकेज को ज्वाइन करने के लिए देखा जाए तो आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे, वहाँ से इस पैकेज को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको जो मूल्य दिखेगा 25 रुपये मूल्य दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये 25 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब हमारे एप्लीकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक कॉइन का ऑप्शन होता है, उस कॉइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये मूल्य जो 25 रुपये आपको दिख रहे थे, ये घट के कितना हो जाएगा, ये 18.75 रुपये हो जाएंगे। और ये 18.75 रुपये में आप करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे महीने के करंट अफेयर का फायदा उठा सकते हैं सिर्फ 18 रुपये में। यानी कि 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप आसानी से बैठ के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो कोकिची अकुजावा बने हैं माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने। इनका नाम याद रखिएगा, अकुजावा। ठीक है, कोकिची अकुजावा। यहाँ पर देखा जाए तो जापान के 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा जो है, ये 5 अगस्त 2025 को माउंट फूजी की चोटी पर चढ़ाई की थी और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने का विश्व रिकॉर्ड बना। और इसी चीज को देखा जाए तो अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, यानी कि माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन, उनका नाम है अकुजावा, जापान के रहने वाले, 102 वर्ष इनकी आयु है। यहाँ पर देखा जाए तो अपनी बेटी, पोती और दोस्तों के साथ चढ़ाई करते समय उन्हें स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ 3 महीने की उन्होंने तैयारी भी की थी। जो अकुजावा है, अकुजावा ने स्वीकार किया कि यह चढ़ाई पहले से कठिन थी, लेकिन समूह ने उत्साहवर्धन किया और उन्हें सफलता दिलाई। ठीक है, यानी कि समूह के सहयोग से देखा जाए ये जो कोकिची अकुजावा है, इन्होंने माउंट फूजी की चढ़ाई को कंप्लीट किया। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है, भारत के नए उपराष्ट्रपति। ठीक है, नए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है ये खबर। यहाँ पर देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन बने हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने INDI जो एनडी गठबंधन था, ठीक है, इंडिया गठबंधन था, उसके उम्मीदवार कौन थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी को देखा जाए तो 152 वोटों से हराया है। यहाँ पर हम बात कर लें, कुल 667 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 752 मत वैध पाए गए। यहाँ पर देखें, इसमें से राधाकृष्णन को 452 वोट और रेड्डी को, यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी जो थे,
इनको देखा जाए 300 वोट मिले हैं, जबकि 15 मत जो थे ये अमान्य घोषित कर दिए गए। तो अमान्य वाला जरूर याद रखना कि अमान्य मत कितने घोषित किए गए, 15 अमान्य मत घोषित किए गए। वहीं पर बी सुदर्शन रेड्डी को कितने मिले, 300 मिले, और राधा कृष्णन को कितने मिले थे, तो 452 मिले थे। और कुल कितने वैध मत पाए गए, कुल वैध मत पाए गए 752, कितने में से, 767 में से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला शहर। ठीक है, इंदौर बना है देश का सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला शहर। यहां पर देखा जाए इंदौर को 2025 में देश के सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला शहर घोषित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर समारोह में पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत वायु गुणवत्ता में अग्रणी शहर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि 130 शहरों में 103 शहरों का जो पीएम स्तर है ये 10 स्तर की प्रगति पर है, और अब वार्ड स्तर पर वार्षिक स्वच्छता वायु सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ कचरे के पुनर्चक्रण व उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल की स्थिति वही हो रखी है जो आज से 2 साल पहले श्रीलंका की हो रखी थी, पिछले साल देखा जाए तो बांग्लादेश की हो रखी थी, और आज 2025 में देखा जाए तो नेपाल की स्थिति भी बहुत नाजुक है। यहाँ पर देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो नेपाल का जो पार्लियामेंट था, आगजनी की घटनाएं हुई, नेपाल के पार्लियामेंट को जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया। इवन बड़े बड़े नेता हैं जो वित्त मंत्री हैं नेपाल के वित्त मंत्री को घसीट कर मारा गया, और जेनजी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। जनरेशन जेड जो 2000 के बाद जन्मे बच्चे हैं उनको जेनजी कहा गया, और अब तो जो बीटा जनरेशन है वो भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जो ये प्रोटेस्ट था बेसिकली हो किस लिए रहा था, जो नेपाल के द्वारा सोशल मीडिया बैन किया गया। अब उस सोशल मीडिया बैन को बताया गया कि मुख्य कारण है कि मुख्य कारण सोशल मीडिया बैन है, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है। कारण क्या है कि देखा जाए पर कैपिटा इनकम में नेपाल जो है वो बांग्लादेश से, भारत से बहुत पीछे छूटता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और जो वहाँ की आम जनता है, आम पब्लिक है, जैसे नेपोटिज्म नाम आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत चलता है, सेम यही नेपोटिज्म जो है वो नेपाल में चलता है। जो एलीट वर्ग है, एलीट क्लास के लोग हैं, नेता हैं, उनके बच्चे फॉरेन ट्रिप हर महीने करते, और नेपाल की जो आम जनता है वो भूखों मर रही है। आपदा आती है, आपदम परेशान होते हैं, या बेरोजगारी की समस्या, तो सारी समस्याएं हैं। तो वो एक जैसे होता है ना कि फिजा पहले से बन रही थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो वो सोशल मीडिया बैन, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें प्रसारित हो रही थी। इंस्टाग्राम के वीडियो और ट्विटर के वीडियो बनाए जा रहे थे कि किस प्रकार से, मतलब दर्शाया जा रहा था कि किस प्रकार से एलीट क्लास के बच्चे हैं और किस प्रकार से आम जनता के बच्चे हैं। और ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड था वो सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल में चलाया जा रहा था। और हुआ क्या कि उसी बीच में जब सोशल मीडिया का बैन कर दिया गया, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, तो सबको, मतलब बैन करने के पीछे कारण ये दिया गया कि हम बैन कर रहे हैं क्योंकि इन सोशल मीडिया जो साइट्स हैं इनके कार्यालय हमारे यहाँ पर नहीं खुले हुए नेपाल में, इसी वजह से हम इस सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं, ऐसा नेपाल सरकार का कहना था। लेकिन देखा जाए तो इससे जो आम जनमानस था, आम जनमानस को ये लगा कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी जो आवाज़ है या हम अपनी जो संदेश है लोगों तक जो पहुंचाना चाहते हैं उसको दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसी कारण से देखा जाए सिर्फ सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी का काम किया, और ये जो जेनजी प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है ये नेपाल में फैल गया, चारों तरफ आगजनी की घटनाएं, और देखा जाए तो 300 से अधिक लोग वहाँ पर घायल भी हुए, लगभग 19 लोगों की मौत भी हो गई। तो ये सारी घटनाएं वहाँ पर घटित हुई। ये है बैकग्राउंड जो नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा है। हालांकि जो सूचना है अभी देखा जाए तो प्रोटेस्टर्स और नेपाल की जो आर्मी है उनके बीच में बातचीत भी हो रही है, और कुछ मीडिया सूत्र हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि वापस से मोनार्की जो है वो स्टेब्लिश हो सकती है नेपाल में। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जो मुख्य खबर है, देखते हैं। नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। नेपाल से खबर है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। आइए देखते हैं क्या है खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक के घायल होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने
राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद तकनीकी रूप से देखा जाए तो नेपाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य अधिवक्ता कार्यालय, संसद भवन तथा कई नेताओं के घरों को आग लगा दी है। काठमांडू एयरपोर्ट कर्फ्यू के चलते अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हालत हो रखी है नेपाल में। ठीक, चलिए अब आइए चलते हैं अगली खबर पे। देखा जाए तो बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025। अब ये जापद 2025 संयुक्त अभ्यास है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। यहां पर देखें तो भारतीय सेना का एक दल रूस में शुरू हो रहे 7 दिवसीय बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भाग लेने के लिए रवाना हुआ। ठीक है, आपसे परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि जापद सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, का ये जो आयोजन है, ये आयोजन कहां पर, ये आयोजन हो रहा है रूस में। ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यहाँ पर बहुत से राष्ट्रों के बीच में, मतलब आपसी सही, यहाँ पर देखा जाए बहुपक्षीय अभ्यास का मतलब यही होता है कि बहुत से राष्ट्र इस अभ्यास में सम्मिलित होंगे। देखा जाए तो इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है, आतंकवाद रोधी अभियानों, पारंपरिक युद्धों में रणनीतिक और तकनीकी का आदान प्रदान करना है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय दल के कुमाऊं रेजिमेंट के एक बटालियन सहित 57 सैनिक, वायुसेना के 7 जवान और नौसेना के 1 जवान यहां पर सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। युद्ध में संयुक्त योजना, सामरिक प्रशिक्षण, विशेष हथियार कौशल का फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जिससे बहुराष्ट्रीय सैन्य संचालन और परिचालन क्षमताओं को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। अरुणाचल प्रदेश में डोंगा गांव में आयोजित होगा पहला सूर्योदय महोत्सव। पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले कहां पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्य की सबसे पहली किरणें भारत में कहां पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। और इसी वजह से देखा जाए तो आप रिलेट कर सकते हैं, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, 4 ऑप्शन रहे तो आप अरुणाचल प्रदेश टिक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना जो सूर्योदय महोत्सव इसका आयोजन कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं क्या है खबर। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले स्थित डोंगा गांव में 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित होगा। कब से कब तक, 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 2 जनवरी 2026 तक ये आयोजन किया जाएगा और ये पहला सूर्योदय महोत्सव होगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो यह गांव भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जहां प्रतिदिन सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। प्रतिदिन सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती हैं, इसी जो डोंगा गांव है यहीं पर पड़ती है। ठीक है, महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन, साहसिक खेल, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। और इसी वजह से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे देखा जाए जो अरुणाचल प्रदेश में है वो पर्यटन को भी प्रमोट किया जा सकेगा और पर्यटन को प्रमोट करने के उद्देश्य से सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। चलिए देखा जाए तो इस 5 दिवसीय महोत्सव में पारंपरिक व्यंजन, जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक हस्तशिल्प, साहसिक ट्रैकिंग और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महोत्सव में प्रतिभागियों को डोंगा की पहाड़ियों पर चढ़कर भारत के सबसे पहले सूर्योदय देखने का अवसर भी मिलेगा। यहाँ पर जो डोंग पहाड़ियां हैं, इन डोंग पहाड़ियों पर चढ़कर देखा जाए तो भारत का सबसे पहला सूर्योदय देखने का मौका मिलेगा और इसी वजह से सूर्योदय महोत्सव इसका नाम दिया गया है। आगे देखा जाए अगली खबर क्या है। नई दिल्ली में शुरू हुआ डायलॉग नेक्स्ट 2025 सम्मेलन। अब ये जो डायलॉग नेक्स्ट 2025 सम्मेलन है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। देखा जाए यहाँ पर तो नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है, ठीक है, ICAR कन्वेंशन सेंटर में 8 से 9 सितंबर तक 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि डायलॉग नेक्स्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। देखा जाए तो नई दिल्ली में किया गया, 2 दिवसीय सम्मेलन था। 8 और 9 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। यहां पर देखा जाए तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा CIMMYT, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया और ICAR के साथ साझेदारी से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, यह उच्च स्तरीय कार्यक्रम विश्व के खाद्य भविष्य को करने हेतु परिवर्तनकारी नवाचारों की खोज और उन्हें गति प्रदान करने पर केंद्रित था। जो यह आयोजन किया गया था बेसिकली जो विश्व की खाद्य समस्या है उनके देखा जाए तो उनके निराकरण और साथ ही साथ उनसे निजात पाने के लिए जो परिवर्तनकारी नवाचार खोज है उनको गति देने पर केंद्रित था। चलिए देखा जाए तो इस सम्मेलन का थीम क्या था, इस सम्मेलन का थीम था इसे किसानों तक ले चलो। ठीक है, इसे किसानों तक ले चलो इसका थीम था। ठीक है, टेक इट टू द फॉर्मर, जो पिछले वर्ष मैक्सिको में आयोजित डायलॉग नेक्स्ट के किसान उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाता है। लास्ट टाइम देखा जाए जो ये डायलॉग नेक्स्ट 2024 में कहां आयोजित हुआ था, ये 2024 में आयोजित हुआ था कहां पर, मैक्सिको में। ठीक,
मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में छोटे किसानों तक परिवर्तनकारी कृषि समाधानों को पहुंच सुनिश्चित करना है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात करें तो भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक निवेश समझौता। भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक निवेश समझौता हुआ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर देखा जाए तो इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करना, स्वतंत्र विवाद निपटान व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, समझौते के तहत क्या होगा कि समझौते के तहत निवेश जब्ती से सुरक्षित रहेंगे, पारदर्शिता और मुआवजे की व्यवस्था होगी तथा इजरायली निवेशकों को अब भारत में विवाद की स्थिति में 3 साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखना कि भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक निवेश समझौता ये हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच कुल जो निवेश है लगभग कितना है, 800 मिलियन डॉलर है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में देखा जाए जो निवेश संबंध है वो 800 मिलियन डॉलर का है। यह समझौता साइबर सुरक्षा, नवाचार, तकनीकी, डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देगा और भारत इजराइल आर्थिक रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए भारत ने ओमान को हराकर काफा नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ये जो काफा नेशंस कप 2025 था, इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, देखा जाए तो कांस्य पदक जीता है। आइए देख लेते हैं। 8 सितंबर 2025 को तजिकिस्तान के हिसोर में खेले गए काफा नेशंस कप 2025 में तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भारत ने ओमान को रोमांचक मुकाबले के बाद हरा दिया। ठीक है, यहां पर देखा जाए ओमान ने 55वें मिनट में बढ़त बनाई, लेकिन उद्दन सिंह की 80वें मिनट में भारत के लिए महत्वपूर्ण बराबरी गोल किया। विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ था, जहां पर भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की। पेनाल्टी शूटआउट में भारत ने ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की है। और यहां पर देखा जाए यह जीत भारत के लिए एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत ने उच्च रैंक, यहां पर देखा जाए 79 रैंक है ओमान की। फीफा में जो फीफा रैंकिंग जारी की जाती है, तो ओमान की अगर हम रैंकिंग देखें ओमान की, तो ओमान की रैंकिंग कितनी है, 79 है। और भारत की फीफा रैंकिंग देखा जाए तो कितना है, 133 है। भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग कितनी है, 133 है। और यहां पर इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उच्च रैंकिंग है, उच्च रैंक ओमान को भारत ने पराजित किया है, जबकि भारत की रैंक 133 थी। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनुस अहमद कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित। कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, इनका नाम है यूनुस अहमद को। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो पलक्कड़ के गैर निवासी भारतीय व्यवसायी और मिडिल ईस्ट डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक यूनुस अहमद को अरबी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा कैमेल इंटरनेशनल वर्ड्स, यहां पर देखा जाए कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, इनका नाम है यूनुस अहमद। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये अवार्ड दुबई में आयोजित एक समारोह में शेख मतार बिन हुवैदैन अल केतबी, ठीक, शारजा कैमेल रेसिंग क्लब के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो शेख मतार बिन हुवैदैन अल केतबी हैं, ये शारजा कैमेल रेसिंग क्लब के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो यूनुस अहमद को कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो यूनुस अहमद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में उनके अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यावसायिक नेतृत्व और उल्लेखनीय योगदान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुला दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहां पर खुला है, ये बुलंदशहर में खुला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, अब ये खुर्जा कहां पड़ता है, खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। सिरेमिक जो इंडस्ट्री है उसके लिए फेमस है खुर्जा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दुनिया का पहला पूरी तरह सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया स्थापित किया गया। इसका नाम क्या है, अनोखी दुनिया। यहां पर देखा जाए इसमें 5.86 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो सिरेमिक पार्क है, ठीक, जो सिरेमिक वेस्ट पार्क ये बनाया गया है पीपीपी मॉडल पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया गया है। और इसमें देखा जाए कुल खर्च कितना है, 5.86 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पार्क में 80 टन सिरेमिक कचरे से 100 से अधिक कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें टूटी हुई सुराही, कप, केतली से निर्मित बड़ी कलाकृतियां शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 कलाकारों और 120 कुशल कारीगरों ने इसे तैयार किया है। बच्चों के लिए गेमिंग जोन, सेल्फी पॉइंट, कैफे जैसी सुविधाएं भी हैं। यह पहला स्थानीय रोजगार बढ़ाएगी। ठीक है, यह
पहल स्थानीय रोजगार बढ़ाएगी, खुर्जा को वैश्विक सिरेमिक पहचान मजबूत करेगी और पर्यावरण संरक्षण तथा वेस्ट टू आर्ट अवधारणा को भी बढ़ावा देगी। पहले वेस्ट टू वेल्थ, फिर वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू हेल्थ और वेस्ट टू आर्ट। ये जो वेस्ट टू वेल्थ है ना, उसी प्रकार का वेस्ट टू आर्ट है। अब वेस्ट टू आर्ट में अगर जो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो आप इन चीज़ों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी पर। सवाल हैं कुछ जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सवाल क्या है, यहाँ पर देखा जाए कि हाल ही में 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जिन्होंने टोक्यो मैराथन पूरी की है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट फूजी पर चढ़ाई की है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जिन्होंने ओलंपिक मशाल दौड़ में भाग लिया है, या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस पद पर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2025 के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों में किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला शहर घोषित किया गया है। नई दिल्ली को, इंदौर को, आगरा को या सूरत को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 कहाँ आयोजित हुआ। भारत, रूस, बेलारूस या कजाकिस्तान। और अंतिम सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, ठीक है, सिरेमिक वेस्ट पार्क खोला गया है। आगरा में, मथुरा में, खुर्जा बुलंदशहर में या वाराणसी में। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और जिन अन्य ग्रुप में भी आप जुड़े हो वहां पर उस वीडियो को साझा कर सकते हैं। ठीक है, डेली शाम को 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिलती है और इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।